नमस्कार मित्रों, चक्षुदर्शी के इस विशेष अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता था, लेकिन मैं स्वागत नहीं करूंगा। आज मैं आपको सावधान करूंगा, क्योंकि आज का दिन देश को सावधान करने का दिन है। आपको याद ही होगा, विदित होगा कि कल बीती रात जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों ने एक दुर्दांत हमले में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा पर्यटकों की हत्या कर दी। और इस नृशंस हत्याकांड से पूरा देश ही नहीं, दुनिया स्तब्ध है, सदमे में है। दरअसल ये घटना जो है हमारे, आप देखिए, आज पूरे देश की सुर्खियों में है, अखबारों में है, टेलीविजन पर है, सोशल मीडिया पर है। तो इस घटना को लेकर के आज इस मुद्दे पर बात करने की ज़रूरत इसलिए है कि आतंकवाद से निपटने के लिए पिछले 72 साल से जो नारा दिया जा रहा था कि धारा 370 अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है, वो धारा 2019 में हमारी मौजूदा सरकार ने अपने दूसरे टर्म में हटा दी थी। अब सवाल ये है कि इसके बाद जब आपने जम्मू कश्मीर के राज्य, जो पूरा राज्य था, उसके 3 टुकड़े कर दिए, अनुच्छेद 370 हटा दिया, उसको केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया, फिर ऐसी क्या वजह है कि पुलवामा के बाद एक दूसरा पहलगांव जम्मू कश्मीर में हो गया। जम्मू कश्मीर में जो लोग मारे गए, कहा जाता है कि उनके नाम और उनके धर्म पूछकर उन्हें मारा गया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हकीकत कुछ और है। मारे गए लोगों में हिंदू भी है, मारे गए लोगों में मुसलमान भी है, मारे गए लोगों में सिविलियंस भी हैं, मारे गए लोगों में सेना के वो जवान भी हैं जिनकी कि 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ते 2 महीने पहले शादियां हुई थी, और जो हनीमून मनाने के लिए जम्मू कश्मीर गए थे, पहलगांव गए थे। लोग वहाँ से कुछ सुखद यादें लेकर अपने घर वापस लौटना चाहते थे, अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, लेकिन आतंकवादियों ने उनके सारे सपनों को चूर चूर कर दिया, उनके भविष्य को अंधकारमय कर दिया। अब सवाल यह है कि इस घटना की जिम्मेदारी किसको दी जाए। तो घटना की जिम्मेदारी जिन आतंकवादी संगठनों को लेनी थी उन्होंने ले ली है, क्योंकि वो तो हत्यारे हैं। उनका मकसद साफ है, उन्हें तो लोगों को आतंकित करना है, घाटी को आतंकित करना है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो जिस दिशा में, जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, उससे उनके लोगों का भी कोई फायदा नहीं है। उनके लोगों से आशय मेरा जम्मू कश्मीर के लोगों से है। जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, चाहे वो दूसरे वर्ग के लोग हों, वो सब की अर्थव्यवस्था है पर्यटकों पर टिकी है। और जम्मू कश्मीर में कोई केवल हिंदू मुसलमान नहीं जाता है, हर जाति के लोग वहाँ जाते हैं। और इस घटना के बाद से जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे कि सन्नाटा छा जाएगा। पिछले सीजन में इसी पहलगांव में, बहुत सुंदर जगह है, मैं भी यहाँ गया हूँ, लगभग 25 लाख पर्यटक आए थे। तो पर्यटकों की इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचने से सूबे के जो रहवासी हैं, जो बोट चलाते हैं, जो दुकानें चलाते हैं, जो कपड़े बेचते हैं, जो वाहन चलाते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जो होटल्स हैं, सबका फायदा होता था। लेकिन आतंकवाद की इस नृशंस घटना के बाद से इन सारी गतिविधियों पर एक तरह से विराम लग गया है। अब वही सवाल बार बार कि आप किसको आक्षेप करेंगे इस घटना के लिए। अगर हम सत्ता प्रतिष्ठान पर उंगली उठाते हैं तो कहा जाएगा कि आप तो भाजपा के विरोधी हैं, आप मोदी के विरोधी हैं, आप शाह के विरोधी हैं। लेकिन हम किसी के विरोधी नहीं हैं। हम विरोधी हैं उस व्यवस्था के जो इस आतंकवाद को तमाम कोशिशों के बावजूद रोक नहीं पाई है। हमारी इसी सरकार ने, आपको याद होगा, कि सर्जिकल स्ट्राइक की थी, बहुचर्चित सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने पाकिस्तान की सीमा में जाकर आतंकवादियों के अड्डों को साफ कर दिया। अब सवाल है, जब आपने आतंकवादियों के अड्डों को साफ कर दिया तो फिर ये आतंकवादी कहाँ से आ गए? ये जो नए लश्कर तैयबा से जुड़े लोग हैं, ये कहाँ से आ गए? या तो आपकी दावे झूठे हैं, या फिर आपकी इंटेलिजेंस कमज़ोर है। आप देखिए, जम्मू कश्मीर में भले ही एक निर्वाचित सरकार है,
लेकिन वो सरकार केंद्र के अधीन है, केंद्र शासित राज्य की सरकार है, पूरा राज्य की सरकार नहीं है, क्योंकि पूर्ण राज्य अब है ही नहीं। 3 खंडों में विभाजित कर दिया आपने 2019 में ही। एक कश्मीर है, एक जम्मू है, एक लेह लद्दाख है। तो ऐसे आधे अधूरे राज्य की सरकार को इसके लिए जिम्मेदार इसलिए नहीं ठहराया जा सकता कि सीमाओं की देखरेख की जिम्मा जो है केंद्रीय सुरक्षा बलों पर है, बीएसएफ पर है और दूसरे सुरक्षा बलों पर है। राज्य की जो कानून व्यवस्था की स्थिति होती है उसका जिम्मा पुलिस का होता है, और पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होती है राज्य शासित राज्यों में। तो ऐसे में कौन इसके लिए जिम्मेदार है? न तो मैं जिम्मेदार हूँ, न आप जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार वही लोग हैं जो सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हैं, जिनके कंधों पर इस इलाके की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, यहाँ के लोगों की उन्नति की जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी अगर कायदे से निभाई गई होती तो मुझे लगता है कि ये पुलवामा के बाद पहलगामा नहीं होता। पुलवामा और पहलगाम में समानताएं हम ढूंढने के लिए नहीं बैठे हैं। अच्छी बात है कि इस हादसे के तत्काल बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के गृह मंत्री को श्रीनगर भेजा है और स्थिति की वो समीक्षा कर रहे हैं, वो सख्त कार्रवाई भी करेंगे। अब बेहतर होता कि माननीय मोदी जी अपनी विदेश यात्रा को तत्काल रद्द करके स्वदेश आते और खुद इस वारदात के बाद स्थितियों को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करते, उसकी कार्रवाई की कमान खुद संभालते। लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये जो मामला है ये हमारे अमित शाह साहब भी हल कर सकते हैं। पहलगांव की जो बैसरन घाटी है उसमें कल आपको याद हो कि कोई 2:45 बजे के आसपास रिजॉर्ट में ये हादसा हुआ। आतंकवादी वहाँ आए और कहते हैं कि उन्होंने धर्म पूछ कर लोगों को गोलियां मारी। इन दोनों सवालों पर भी बहस होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पर्यटन के इस सीजन में इस ऐसे रिजॉर्ट्स पर जहां खूब भीड़ भाड़ होती है केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी नहीं थी, राज्य पुलिस की मौजूदगी नहीं थी। अगर थी तो फिर ये वारदात कैसे हो गई? क्यों मुठभेड़ नहीं हुई किसी आतंकवादी के साथ? सीधा सीधा इसका मतलब है कि जानबूझकर लापरवाही यहाँ बरती गई। पर्यटन के इस सीजन में जहाँ भीड़ होती है वहाँ सुरक्षा बलों की मौजूदगी पर्याप्त नहीं तैनात की गई। अब इसकी वजह भी ये है कि आप मूल मुद्दे पर जाएंगे नहीं। अगर जाएंगे तो फिर वही सवाल होगा कि लोग कहेंगे कि आप तो एक खास नीति के तहत, खास विचारधारा के तहत सत्ता प्रतिष्ठान को लांछित करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश में करीबन 1,80,000 पद केंद्रीय सुरक्षा बलों के CISF, BSF, ITBP तमाम सारे जो हमारे सुरक्षा बल हैं पद रिक्त पड़े हुए हैं। हर जिले में, हर सूबे में, क्षमा कीजिए जिले में नहीं, हर सूबे में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर सूबे में पुलिस के कम से कम 10 से 40 हजार पद रिक्त पड़े हैं। लेकिन इनकी भरपाई की, इन पर नियुक्तियों की कोई कोशिश नहीं की जा रही, जबकि आबादी निरंतर बढ़ रही है, समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं, यातायात की समस्याएं बढ़ रही हैं, कानून और व्यवस्था की समस्याएं बढ़ रही हैं। तो ऐसे में जो अखंड बुद्धि का जो युग चल रहा है इस समय, उसमें ये आतंकी घटनाएं होती हैं तो निश्चित तौर पर खौफ पैदा होता है और लोगों को के मन में असुरक्षा का भाव पैदा होता है। ये घटना देश की संप्रभुता पर भी हमला है। ये केवल हमारे पर्यटकों पर हमला नहीं है, ये हिंदू मुसलमानों पर हमला नहीं है, ये हिंदुस्तानियों पर हमला है। यानी देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को तोड़ने की कोशिश है। ऐसे हमले आप देखिए, ये तो बड़ा हमला हो गया, इसमें तो लोग मारे गए, लेकिन हमारी जो मान सम्मान का, मान मर्दन का भी काम है, ये भी अतीत में हुआ है। पिछले महीनों में आपने देखा अमेरिका से जो भारत के अवैध रूप से प्रवासी थे उनको हथकड़ियों में कैद करके और अमेरिका की सेना के विमानों से भारत में डिपोर्ट किया गया। ये भी हमारे देश की संप्रभुता पर हमला था। हमने क्यों अमेरिकी सेना के जहाज़ों को यहाँ उतरने की अनुमति दी? हमने क्यों नहीं कहा कि हम ऐसे हथकड़ी लगे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे? आप कहेंगे कि ये तो पहला भी होता था, कांग्रेस के समय भी में भी होता था। तो कांग्रेस के समय में
राजीव के समय में, इंदिरा गांधी के समय में, नेहरू के समय में जो होता था वो क्या आज भी होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज ना नेहरू है, ना इंदिरा है, ना राजीव है। आज सत्ता प्रतिष्ठान की कमान 56 इंच के सीने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है। तो ऐसी घटनाएं तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए और इन घटनाओं पर लगाम लगाई जानी चाहिए। अब मैं किसी के ऊपर आरोप इसलिए नहीं लगाना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत दुखद घटना है। ये इस समय आरोप प्रत्यारोप की स्थिति नहीं है, ये सावधान रहने की स्थिति है। लोग ध्रुवीकरण की कोशिश करेंगे, जैसे आतंकवादियों ने शायद यही कोशिश की हो कि जम्मू कश्मीर में ये ध्रुवीकरण हो जाए कि मुसलमान एक तरफ हो जाए, हिंदू एक तरफ हो जाए, लेकिन ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। जैसे कि जम्मू कश्मीर के इतर शेष भारत में भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ तो रहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग लगातार हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड कानून के जरिए कर रहे हों, चाहे वो यूसीसी के जरिए कर रहे हों, चाहे वो सीएए के जरिए कर रहे हों। तो ये ध्रुवीकरण की कोशिशें बहुत कामयाब नहीं होती, इनका जीवन बहुत छोटा होता है। भारत अब दूसरा भारत बनने के लिए तैयार नहीं। जो भारत आज़ादी के बाद बनाया गया था, धर्मनिरपेक्ष भारत, समरसता का भारत, विविधता का भारत, उदारता का भारत, एकता अखंडता का भारत, वो भारत भारत रहेगा और हमें उसी भारत की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। जो लोग नया भारत बनाना चाहते हैं, जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उन्हें भी मैं सावधान करना चाहता हूँ कि ये कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी और ऐसी कोशिशों के चलते इस तरह की आतंकवादी घटनाओं में और इजाफा होगा, क्योंकि नफरत से नफरत फैलती है, प्रेम से प्रेम फैलता है। अगर आप बबूल का बीजारोपण करेंगे तो उस पौधे से आम आने वाले नहीं हैं। आप हिंदू मुसलमान करेंगे तो मुसलमान हिंदू भी होगा और इसे रोकने की सख्त ज़रूरत है। ये उस मानसिकता के लोग इसे नहीं रोक सकते कि जिस मानसिकता से के लोग इस देश की सत्ता को चला रहे हैं। वो लगातार हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और हमें इस पर नज़र रखना चाहिए। दुनिया ने इस घटना की निंदा की है, आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें हमारा समर्थन किया है, चाहे अमेरिका हो चाहे रूस हो, सब ने कहा है कि वो भारत के साथ खड़े हैं। तो भारत अकेला नहीं है। भारत अगर आतंकवाद से लड़ना चाहता है तो सारी दुनिया उनके साथ है, लेकिन भारत अकेले मुसलमानों से लड़ना चाहता है, अकेले इस्लाम से लड़ना चाहता है, तो मुझे लगता है कि ये दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी नहीं होगी। आप देखें कि ये कितनी दुखद घटना है। एक एक घटना की अगर आप समीक्षा करेंगे तो आपका दिल जार जार रो पड़ेगा। आप देखिए कि इस आतंकवादी घटना में जो एक लेफ्टिनेंट विनय हैं, उनकी तो शादी 6 दिन पहले हुई थी और वो 21 तारीख को हनीमून मनाने कश्मीर गए थे, पहलगांव पहुंचे थे। इंदौर के एक हमारे साहब हैं सुशील नयानिया साहब, ये भी इस हादसे में मारे गए, इनकी बेटी भी नहीं बची। कर्नाटक के एक पति पत्नी थे, उनको भी आतंकवादियों ने मार दिया। कानपुर के शुभम की शादी फरवरी में हुई थी, उनको उनकी पत्नी के सामने गोली मारी गई। बिहार के आईबी अधिकारी मनीष रंजन साहब पत्नी और बच्चों के साथ आए थे, उन्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो सवाल ये है कि वही पुरानी बात कि जब ये भीड़ भाड़ का मौसम है, पर्यटन का मौसम है, तो हिंदुस्तान भर के लोग जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं, तो केंद्र सरकार ने, चूंकि केंद्र शासित राज्य है और राज्य की सरकार ने सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए। इस हमले के बाद आप देखिए कितना दुर्भाग्य है कि इस हमले के बाद भारत की सेना घटना स्थल पर पहुंचती है तो लोग उनको भी पहचानने से इनकार करते हैं और सेना को खुद कहना पड़ता है कि वो आतंकवादी नहीं है, भारतीय सेना के लोग हैं और उनकी सुरक्षा के लिए आए हैं। मजे की बात है कि जब आतंकी आए और जिस रिसोर्ट पर ये हमला हुआ उसके चारों तरफ 7 फीट ऊंची तो बाउंड्री वॉल थी, 5 फीट का इसका गेट था। तो सवाल ये है कि ये आतंकी घुस कैसे आए। अगर सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध हुए होते तो न तो आतंकी दीवार फांद सकते थे, ना आतंकी गेट लांघ सकते थे, ना गेट से भाग सकते थे। निश्चित तौर पर ये इतना बड़ा रिसोर्ट है बैसरन घाटी का, तो इस रिसोर्ट में कैमरे भी लगे होंगे, सब कुछ इंतजाम होगा, लेकिन फिर भी आतंकवादी अपना कारनामा करने में कामयाब हुए। तो ये पर्यटकों पर इस साल का सबसे बड़ा हमला है
और पर्यटकों पर ही नहीं, ये भारत की, मैंने जैसे कहा, भारत की एकता और संप्रभुता पर हमला है। इस हमले के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होकर के खड़ा होना चाहिए। हिंदू मुसलमान का राग अलाप न छोड़ देना चाहिए, आरोप प्रत्यारोपों को छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले इस घटना का जवाब मुस्तैदी से देना चाहिए। हम सब इसलिए एक हैं क्योंकि हमारे पास उदारता है, विविधता है, धर्मनिरपेक्षता है, दरिया दिली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कायर हैं। हिंदुस्तान की सेना बहुत मजबूत सेना है, हिंदुस्तान का नेतृत्व भी बहुत मजबूत है, लेकिन एक ही कमजोरी है कि उसकी आंख में दोष है। वो हिंदुस्तान की आवाम को हिंदुस्तानी ना कह करके हिंदू मुसलमानों में बांट कर रखे हुए है। इससे उबरने की ज़रूरत है। अब आप लगातार इस घटनाक्रम पर नज़र रखिए, लगातार सावधान रहिए, क्योंकि ये जहर चारों तरफ फैलेगा और इस जहर से समाज को, देश को बचाना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल अगर अवसर मिला तो फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद। आपको अगर ये एपिसोड समझ में आए, आपको लगे कि ये महत्वपूर्ण विचार है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और संभव हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आप तक बाकी जो आने वाले दिनों की एपिसोड हैं उनकी सूचनाएं तत्काल पहुंचती रहें। नमस्कार।